हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल द ट्यूशन सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में अपने चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था और रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में से जो दो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से एक क्वेश्चन अपने 1 मार्क्स का और दूसरा क्वेश्चन अपने 2 मार्क्स का। यानी कि जो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप 1 मार्क्स का जो पीछे अपने वीडियो करवाया है उसको देखें। उसके बाद में इस सेकंड पार्ट को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इसके अलावा इसके जो बेसिक पार्ट थे वास्तविक संख्याओं के, वो उससे पहले अपने एक वीडियो डाला था संख्या पद्धति का, तो उसके ऊपर मैंने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था। आज जो अपने बात करने वाले हैं वो उसके अंदर चैप्टर 2 अपना लगभग ख़त्म हो जाएगा। आपके डाउट्स को छोड़कर आपके जो डाउट्स आएंगे उसका एक वीडियो अपने और डालेंगे, बाकी अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 नंबर एक क्वेश्चन के बाद में जो अपने आज डिस्कस कर रहे हैं वो है 2 नंबर का क्वेश्चन, जिसको अपने नाम दिया है पार्ट 2 से। तो पार्ट 2 के अंदर जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कैसा आने वाला है, किस तरीके का आने वाला है, उसके बारे में अपने आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अपने जो पिछली वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को लेकर, जिसके अंदर क्या था कि यूक्लिड विभाजन जो प्रेम्य थी उसको अपने को पता है कि अपने इसको लिखा था a बराबर बी क्यू प्लस आर। और a का मतलब था जहाँ पे भाज्य, b का मतलब भाजक, q का मतलब भागफल और r का मतलब शेषफल। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे तरीके से ओपन करके इसको एक्सप्लेन कर दिया था। अब बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर जो यूक्लिड विभाजन को लेकर जो प्रेमी अपने को दी हुई है उसके जो बड़े बड़े क्वेश्चन यानी कि 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं उसके बारे में अपने बात करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले जैसे मान लो आपको मैं 2-3 बातें हैं इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो नाम है जो मैंने लिखे हैं सामने, एक तो धनात्मक पूर्णांक वाला, एक धनात्मक समपूर्णांक वाला, एक धनात्मक विषम पूर्णांक वाला, तो ये तीनों के तीनों आपके उन क्वेश्चनों के अंदर आने वाले हैं। ठीक है जी। अब पहले पता कर लें धनात्मक पूर्णांक होता क्या है। देखो, धनात्मक का मतलब क्या होता है? धनात्मक मतलब होता है प्लस, यानी कि प्लस चिन्ह वाली संख्याएं। तो पूर्णांक जो होते हैं वो दोनों में होते हैं, प्लस में भी और माइनस में। यानी कि इस चैप्टर को करते वक्त जब अपने यूक्लिड प्रमेय का उपयोग करेंगे तो अपने को माइनस वाले पूर्णांकों से कोई लेना देना नहीं है। अपने को ध्यान किस पे देना है? प्लस पूर्णांकों पे। ठीक है, वो लिखेगा धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब क्या है कि जीरो से लेकर, क्योंकि पूर्णांक है वो माइनस में संख्या होती है और प्लस में भी होती है, और जीरो ना प्लस है ना माइनस है। तो धनात्मक पूर्णांक जो होंगे वो जीरो से लेकर 1 2 3 अनंत तक चलेंगे। अगर वो बोल रहा है धनात्मक सम पूर्णांक, तो सम संख्या अपने जानते हैं कौन कौन सी होती है भाई? 0 2 4 6 8, जिनके पीछे ये लगा हो ना, तो ये सारी की सारी सम संख्या होती है। तो उन सम संख्याओं को अगर बोले तो अपने पूर्णांक हो जाएंगे 0 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, अगर वो बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक तो अपने हो गए 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, तो जो विषम संख्याएं हैं उनको अपने इस कॉलम के अंदर लेना है। ठीक है, तो आपको इसका इतना ध्यान रखना है। अब मैंने बताया था आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर में जो a और b अपने को दी है वो क्या है? दोनों धनात्मक पूर्णांक है। दोनों क्या, दोनों की वैल्यू क्या रहने वाली? हर बार प्लस में रहने वाली है। और पीछे भी अपने कुछ क्वेश्चन किए थे पिछली वीडियो में, उसमें भी आपने देखा था कि जो भाज्य और भाजक का जो मान था वो हमेशा प्लस में था। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अब बात करें कि जो क्यू बाय आर है ये अद्वितीय पूर्णांक है। अद्वितीय क्यों लिखा है इनको? अद्वितीय का मतलब था जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आए, यानी कि जिसका सिर्फ एक ही एक मान आए, उसको अपने कहते हैं कि ये अद्वितीय, सबसे अलग है। यानी कि सबसे अलग हटके सिर्फ एक ही आंसर आना है, यानी कि उसके ऐसा कोई और आंसर अपने निकल के सामने ना आए। कहने का मतलब है कि जब आपने भाग किया था तो जो भागफल आया था वो एक आया था। एक का मतलब मैं डिजिट की बात नहीं कर रहा, कि जो उसका उत्तर था वो एक आ रहा था, भागफल भी एक आ रहा था अपने पास में और शेषफल भी अपने पास में एक ही निकलता था हर स्टेप में। क्योंकि अपने वैदिक मैथ किया तो उसके अंदर भी आपने देखा था कि जो आंसर आ रहे थे वो भागफल और शेषफल एक एक करके आ रहे थे। ये अद्वितीय पूर्णांक होते हैं, यानी कि जो संख्या आती है वो अद्वितीय आती है। ठीक है, तो यह प्रमेय सभी पूर्णांकों पर प्रयुक्त होती है, ओनली शून्य को छोड़कर। सिर्फ जीरो को छोड़कर ये प्रमेय बाकी सब पे काम करेगी। अब जीरो पे काम क्यों नहीं करेगी भाई? क्योंकि अगर जीरो इसकी वैल्यू रख देंगे तो सारी की सारी प्रमेय क्या हो जाएगी?
जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जीरो को छोड़कर बाकी सब पे ही काम करेगी। अच्छा, जीरो को छोड़कर फिर बात करें कई बच्चे की सर और भी तो संख्या हो सकती है जहाँ पे अगर इसकी वैल्यू रखें तो ये जीरो हो सकती है। तो नहीं जी, अपने मैंने आपको ऊपर बताया है कि अपने बात करें धनात्मक पूर्णांक की, तो धनात्मक पूर्णांक में जितनी वैल्यू आएगी वो सारी के सारे प्लस में आने वाले हैं। तो प्लस में कोई भी वैल्यू आप इस समीकरण में डालोगे तो उसका मान हमेशा क्या होगा, धीरे 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 करके जुड़ेगा, बढ़ेगा, यानी कि उसका मान बढ़ता रहेगा, वो संख्या कभी भी खत्म नहीं होगी। इसका मतलब पूर्णांक अपना काम करता रहेगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू अपने अगर लिखते ना माइनस में, तो माइनस में तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि माइनस में रख नहीं सकता है इसका मान। अगर माइनस में रखें तो ये जीरो हो जाए, लेकिन माइनस में तो रख नहीं सकते, क्योंकि पूर्णांक किसकी बात कर रहा है, वो धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, वो ऋणात्मक पूर्णांक की तो बात ही नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ जीरो को छोड़कर बाकी कोई भी संख्या अपने यहाँ पे यूज कर सकते हैं पूरे पूरे पूर्णांक पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि धनात्मक पूर्णांक के अंदर क्या होगा। अब ये जो प्रेम्य आपने लिखी थी a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है आपका। क्या है जी, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में जितनी वैल्यू अपने रखी है, जैसे मान लो a भाज्य, b भाजक, q भागफल और r शेषफल, इन चारों के जो मान है वो हमेशा आपको प्लस के अंदर ही मिलेंगे। हाँ, हो सकता है जीरो मिले शेषफल का मान, है ना, हो सकता है भागफल का मान भी जीरो मिले, लेकिन आपको क्या है कि ये सारे के सारे किसमें मिलेंगे, माइनस में नहीं मिलेंगे। इसलिए इस पूरी प्रमेय को आपने क्या बोल दिया कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि जो r की वैल्यू है वो अपने जीरो से लेकर b तक। अब b क्या, देखो जी इस समीकरण में देखो ध्यान से, b का मतलब अपने वहां पे बताया था क्या था भी, भाज्य बराबर b यानी कि भाजक, यानी कि भाजक है। तो अगर भाजक का मान, ये कह रहा है कि भाजक का जो मान है, v का मान है, वो हमेशा ग्रेटर देन, ये साइन जानते हो ना, ऐसे साइन, इसका मतलब क्या होता है, जिस साइड में ये तिकोना हिस्सा है वहां पे छोटा और दूसरी साइड में बड़ा हिस्सा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लिखें तो ये छोटा है, ठीक है, और ये इधर साइड में ये क्या होगा, ये बड़ा हिस्सा आएगा अपना। ठीक है जी, तो देखो ध्यान से कि b का जो मान है वो हमेशा r से बड़ा रहने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि जो b की वैल्यू है वो हमेशा r से बड़ी रहेगी। अब r क्या था जी, r था शेषफल, और आप जानते हैं कि भाजक हमेशा शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मालूम है, अगर किसी को नहीं पता, अगर आप अपना एग्जाम्पल ले लें, आपने भाग किया होगा, जैसे मान लो 12 के अंदर अपने भाग करें 4 का। ठीक है, तो 4 तिये 12, है ना, 4 तिये 12, शेषफल कितना आ गया जी, जीरो। तो अब अपने पास में भाज्य कितना था, भाज्य जिसका भाग दिया कितना है भाई, 4, और शेषफल कितना है, जीरो। तो बताओ 4 बड़े के जीरो, तो 4 बड़ा है। ऐसी आप कोई भी भाग करके देख लें, आपका भाग तब सही होगा जब आपका भाजक का मान हमेशा इससे शेषफल से क्या होगा, ज्यादा होगा। समझे बात। तो इसका मतलब है कि जो r की वैल्यू होगी वो हमेशा b से क्या होगी, यानी भाजक से क्या होगी, कम होगी, लेकिन जीरो से ज्यादा होगी। अब जीरो से ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि अपने कौन से पूर्णांक ले रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं। तो एक एक चीज को मैंने बारीकी से आपको यहाँ पे बता दिया कि ऐसा क्यों लिखते हैं, कारण क्या है इन चीजों को ऐसे लिखने का। ये नहीं कि बस आप इसको रटते चलो कि हाँ इसका मान जीरो से ग्रेटर देन आर, है ना, और लेस देन बी, तो ऐसा कुछ नहीं करना। आपने एक एक चीज को समझ के चलना कि ऐसा लिखा तो ऐसा क्यों। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इसके अंदर एक दो तीन क्वेश्चन बनेंगे। एक तो सीधा बनेगा धनात्मक पूर्णांक का, तो आपने ये प्रेम यूज करनी है। अगर वो बोल दे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग बोले तो स्क्वायर, तो अपने इस धनात्मक पूर्णांक की क्या कर दी भाई, स्क्वायर कर दी। तो ए स्क्वायर बराबर बी क्यू प्लस आर की स्क्वायर। अब बी क्यू प्लस आर, तो आपको याद होगा कि आपने सर्व समीकरण पढ़ी होगी 8वीं क्लास में, छोटी क्लास में, है ना, तो वहां पे आपके फॉर्मूला याद आया होगा, कोई एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये ए प्लस बी की स्क्वायर का क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर किसी बच्चे को नहीं आता कि ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ऐसे कैसे आया, तो आप क्या करना है, ए प्लस बी की जो स्क्वायर दी है तो इसको ओपन कर लो, यानी इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी कितने बार है, 2 बार है। तो आप इसको यूं भी ले सकते हो, ए प्लस बी गुणा में ए प्लस बी, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आने वाला है, यही आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए प्लस बी स्क्वायर कहाँ से, ए प्लस बी के स्क्वायर कहाँ से शुरू हुआ, कि अगर इसकी गुणा हम करें क्यों, ये जो अगर लॉजिक पूछना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, क्योंकि सूत्र को एक्सप्लेन करने का अगर मैं काम यहाँ पे करूँ, ये आपके छोटी क्लासों का काम है जहाँ पे आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है। मैं यहाँ पे इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करने वाला, लेकिन आपको ये सूत्र आपको याद होगा। मेरे को जब जहाँ तक पता है कि लगभग सब बच्चों को ये फार्मूला याद होगा।
अगर किसी को याद नहीं है तो वो ऐसे गुणा करके ए प्लस बी के साथ में मल्टीप्लाई करके और ये सेम टू सेम चीज़ निकाल सकता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं जी कि अगर वर्ग दिया है तो क्या करना होगा, इस पूरे पूर्णांक का अपने को करना होगा स्क्वायर। अब जैसे इसको ओपन किया तो यहाँ पे जी ए प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है भाई, बी क्यू, तो यहाँ पे ए की जगह क्या आ गया, बी क्यू की स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे आर, तो यानी कि बी स्क्वायर कितना आ गया आर स्क्वायर, और बीच में 2 का 2, ए की जगह बी क्यू और बी की जगह आर। कहने का मतलब है कि आपको इसका स्क्वायर क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है जी, अब अपने बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक के घन की। अब घन क्या होता है, घन का मतलब क्या होता है, घात कितनी हो जाएगी, 3। जैसे मान लो मैं कह दूं कि 4 की घात 3, इसका मतलब क्या, 4 का क्या कर रहे हैं अपने, घन कर रहे हैं। तो क्या लिखते हैं भाई, 4 गुणा 4 कितना आता है भाई, 4 चौकी 16, 16 चौकी 64। ठीक है, अगर मैं बोल दूं 4 का वर्ग, 4 की क्या करेंगे स्क्वायर, यानी कि 4 गुणा 4, तो कितना आएगा भाई, 4 चौकी 16। तो 4 का वर्ग तो हो गया 16 और 4 का घन हो गया 64। ठीक है, तो घन और वर्ग का वैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इसमें क्या करना है, इसने कहा धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी कि धनात्मक पूर्णांक कौन सा अपने पास में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसका अपने क्या करेंगे घन, यानी घात क्या करेंगे 3। अब जब इसको देखोगे तो आप पता लगेगा कि ये सूत्र बन गया ए प्लस बी की घात 3 का, ये भी आपने पढ़ा है। क्या किया था, ए की घात 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी की घात 3। ये फार्मूले आपको याद हैं अच्छे तरीके से, और अगर किसी को याद ना रहे तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप ए प्लस बी और ए प्लस बी 3 बार ब्रैकेट लिखें, पहले 2 ब्रैकेटों में गुणा करें, उसका जो उत्तर आएगा जैसे आपने ऊपर ऊपर निकाला था ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी गुणा कर दें तीसरे ए प्लस बी से। ठीक है, तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझे ये बात, और नहीं आप फार्मूला याद रख लीजिए, क्योंकि आप छोटी क्लासों से इसको याद करते आए हूँ तो हो सकता है आपकी याद भी इसी तरीके से हो। देखो जी, अब धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू हुई सेम वी क्यू, और आर की सॉरी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आर। तो यहाँ पे अपने क्या करना है, फॉर्मूले में मान इसके सारे के सारे पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये अपना हो गया धनात्मक पूर्णांक का घन। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। अपने शुरू करते हैं कि इसके ऊपर मैंने आपको सब बता दिया कि यूक्लिड प्रमेय के अंदर क्या कुछ होने वाला है। यूक्लिड प्रमेय अपने पास में ओनली 1 थी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसके अंदर इसका वर्ग भी आएगा, इसका घन भी आएगा, और इसका सिंपल भी पूछ सकता है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है और सम पूर्णांक क्या होता है। और ये सारी चीजें मैंने जितने भी नाम आने वाले हैं वो सारे के सारे मैंने आपको ऊपर बेसिक रूप में बता दी हैं। चलो अपने शुरू करते हैं एग्जाम्पल। अब कि एग्जाम्पल कैसे होने वाले हैं, देखो पहला एग्जाम्पल देखो यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है आपको, एक बार थोड़ा सा इसको अपने नीचे कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल पहला है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के रूप का होता है, जबकि q एक क्या है, पूर्णांक है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है भाई, पहले कुछ नहीं करना, सीधा का सीधा अपने दिमाग में आना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है भाई अपने इस यूक्लिड प्रमेय में, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस समीकरण को अपने धनात्मक पूर्णांक के रूप में यूज कर रहे हैं। देखो जी, अब a बराबर बी क्यू प्लस आर आपने लिख लिया, फिर इस समीकरण को मैच करना है आपके क्वेश्चन के साथ में। देखो a का एक आ गया बराबर, यहाँ पे इसको देखो तो ये बन रहा है बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे b का मान कितना आ रहा है भाई, b का मान आ रहा है जी 4। ठीक है, और प्लस r की वैल्यू अपने तक अब तो श्योर नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितनी है 3 है, तो एक बार इसको आप क्या कर लो r ही लिख लो। तो यहाँ लिख लिया a बराबर 4q प्लस आर। अब इसको अपने सॉल्व करके ये प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है कि ये जो अपने पास में ये जो अपने पास में पूर्णांक है a बराबर 4q प्लस आर, ये कौन सा पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है। ठीक है जी, अब देखो, अब मैं आपको बताऊं कि a बराबर 4q प्लस आर आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि जो r की वैल्यू है वो 0 से लेकर क्या रहने वाली है, 0 से बड़ी रहने वाली और 4 से छोटी रहने वाली। क्यों रहने वाली 4 से छोटी, क्योंकि अपने वहां पे पढ़ा था कि r की वैल्यू b से छोटी होगी, और यहाँ पे b का मान कितना है जी 4 है। ठीक है, यानी कि जो r का मान अपने को पता नहीं है वो अपने 0 से लेकर 4 के बीच बीच में, 4 नहीं रख सकते क्योंकि 4 के बराबर का निशान नहीं लगा है, यानी कि 0 से लेकर 4 से कम यानी कि 3 तक अपने r का मान रख सकते हैं। देखो जी शुरू करते हैं। तो पहले अपने मान रखा जी r का 0, तो समीकरण आ गई a का a आ गया। ठीक है, 4q का 4q आ गया, और प्लस r की वैल्यू क्या होगी 0, तो a के क्या रह गया a बराबर 4q। फिर r की वैल्यू 1 रखी तो a बराबर 4q प्लस r की जगह क्या आ गया 1। फिर 2 रखी तो a बराबर 4q प्लस 2। फिर 3 रखी तो a बराबर 4q प्लस 3। तो अपने पास में ये 4 वैल्यू आ गई, कौन सी, एक तो 4q आ गया, एक 4q प्लस 1, एक 4q प्लस 2, एक 4q प्लस
3। अब अपने को देखना है कि इसमें से विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं और जो अपने को निकालने हैं, जो अपने को सिद्ध करने हैं। तो क्या किया, अब ध्यान से देखो, मैंने नीचे इसको करवा दिया हल्का सा। तो a बराबर दिया जी अपने को 4q। अब a बराबर नॉट इक्वल 4q और a बराबर नॉट इक्वल टू 4q प्लस 2। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 2 और इसके साथ में अगर मैं प्लस में 0 कर दूं तो 0 और 2 दोनों क्या है भाई, सम होते हैं, ना कि विषम। समझे बात। तो ये दोनों कौन से पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। तो ये तो सम पूर्णांक है, तो विषम में ऐड ही नहीं होंगे, इसका मतलब दोनों क्या हो गए, कैंसल। धनात्मक पूर्णांक तो ये थे, धनात्मक पूर्णांक तो अपने निकाला, ये धनात्मक पूर्णांक तो थे, लेकिन अपने को इसमें सिद्ध करना था कि ये विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं। तो ये दोनों तो क्या है भाई, सम है, तो दोनों क्या कर दिया अपने को, कैंसिल कर दिया। अब विषम कौन सा बच गया, a बराबर 4q+1 और a बराबर 4q+3। यानी कि ये दो पूर्णांक ऐसे हैं जो विषम पूर्णांक के, यहाँ कोई भी जो विषम पूर्णांक अपने पास में आएगा वो इन दोनों के रूप का आएगा। कौन सी समीकरण में, इस समीकरण में, जिस समीकरण की आप बात कर रहे हो। ठीक है जी, समझे ये बात, पता लग गया ना कैसे किया। यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सबसे पहले आपके पास जो धनात्मक पूर्णांक की समीकरण दी है उसको आप लिखोगे, फिर उस समीकरण को आप मैच करोगे किसके साथ में, जो अपने को क्वेश्चन दिया है। जैसे यहाँ पे a बराबर आपने बी क्यू को 4q लिखा, r की वैल्यू अपने को श्योर नहीं है तो अपने r को r ही लिखेंगे। फिर अपने पता लगाया कि जो v का मान है वो कितना है भाई, 4 है, यानी कि जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 4 से छोटी रहने वाली है। तो क्या किया, अपने r के मान को रखना शुरू कर दिया। पहले r का मान 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा। तो ये जो अपने पास समीकरण थी a बराबर 4q+r, इसके 4 पार्ट आ गए। अब चारों पार्ट में पता लगा कि इसमें 2 पार्ट तो क्या है भाई, अपने 2 पार्ट तो अपने पास में क्या थे, सम थे। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। बचे कौन से, ये 2, और ये दोनों अब ये किस रूप के हैं भाई, विषम पूर्णांक के। तो ये अपना सिद्ध हो गया। ठीक है जी, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये मैंने आपको सीधे वाला करवा दिया। अब इसके जैसे आप कई क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन शायद 6q+1 को लेकर है, तो जहाँ पे 4q लिए वहाँ पे क्या हो जाएगा 6q, और जहाँ पे r की वैल्यू आपने 4 से कम ली वहाँ पे किससे कम हो जाएगी, 6 से कम हो जाएगी। सवाल वैसे रहने वाला है, यानी कि इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आए बात अपने दूसरे क्वेश्चन पे, तो वो है जी, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है जहां m कोई पूर्णांक है। अब देखो भाई ध्यान से, तो पहले क्या किया, वही तरीका सेम टू सेम, क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे कौन सी, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब किसकी बात कर रहा है वो, 3m और 3m+1 की बात कर रहे हैं ना। तो अपने क्या किया, पहले इस बी क्यू वाले समीकरण को उस 3 वाले समीकरण में लेके आए। तो क्या किया, a बराबर b का मान कितना रखा भाई, 3, क्यू प्लस आर का मान अपने को अभी तक श्योर नहीं है। अब पता लगा कि b का मान अगर 3 है, यानी कि तो r का मान क्या होगा, 0 से लेकर 0 से बड़ा और 3 से कम, यानी कि 0 से ग्रेटर देन और 3 से कम। तो r के मान क्या हो सकते हैं भाई, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो अपने इसको रखना शुरू किया। तो पहले अपने r की वैल्यू रखिए जी 0, जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में किया, यही किया था। पहले r की वैल्यू 0, फिर r की वैल्यू 1, फिर r की वैल्यू 2, फिर r की वैल्यू 3, है ना। तो यहाँ भी ऐसे ही करना है, पहले r की वैल्यू अपने रखी 0, तो आ गया a बराबर 3q प्लस, जहाँ आ रहा है वहाँ क्या रख दिया अपने 0। ठीक है जी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, क्या आ गई कि इसने कहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि हर धनात्मक पूर्णांक का अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो अपने जी यहाँ पे उनका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया। देखो 3q+0 की स्क्वायर, यानी कि 3q में 0 जोड़े तो 3q रहने वाले हैं, और इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3q गुणा 3q। ये लो जी 3q गुणा 3q, अब गुणा करो, 3 दिया 9, और q और q की गुणा क्या हो जाएगी, q स्क्वायर। ठीक है, ये गुणा करनी तो आती है ना, कि q और q की डिजिट की गुणा कैसे करते हैं ना। तो जैसे मान लो मैं q में q जोड़ दूं, एक छोटी सी बात बता दूं आपको, और एक कर दूं q में q की गुणा। ठीक है जी, तो जब गुणा करूंगा तो हर बार अपने को करना जोड़ ही है, लेकिन इसमें लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, कि जब अपने q को जोड़ेंगे तो क्या आया, q एक ये रहा और एक ये रहा, कितने हो गए भी, 2q। तो ये 2 कहाँ लगेगा अभी इसके आगे, कब, जब अपने जोड़ कर रहे हैं। ठीक है, और जब अपने गुणा कर रहे हैं तो देखो q एक ये रहा और एक ये रहा, कितने हो गए, 2q हो गए, तो 2 कहाँ लगेगा, घात के रूप में। ठीक है, तो आ गया q की स्क्वायर। ठीक है जी, तो अपने सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि ये क्या आ गया, 3 9, और क्यू और क्यू की गुणा क्या आ गई, 9q स्क्वायर हो गया। देखो जी, अब अपने निकाला है 9q स्क्वायर, लेकिन अपने को आंसर क्या निकालना है, अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं, देखो क्या है, 3m और 3m+1, यानी कि आंसर है वो 3m और 3m+1 में आना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है जी, कि मैंने निकाला 9q स्क्वायर, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 3m में।
अब 3m में कैसे कन्वर्ट करूं, तो 9 में से क्या करो 3 कॉमन लो, जिसको कन्वर्ट करना है उसको कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे संख्या कौन आ रही है, 3 आ रही है, तो 3 अपने निकालिए कॉमन। तो 3 अपने बाहर निकाला तो पीछे क्या बचा भी, 3 दिया 9, यानी कि ब्रैकेट में बच गया 3 क्यू स्क्वायर। समझे बात कि 9 क्यू स्क्वायर है, इसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया अभी ब्रैकेट में, 3 का भाग दूंगा कॉमन वाले का, तो क्या बचेगा 3 का भाग 9 में दूंगा 3 बचेगा, क्यू स्क्वायर वैसे का वैसा ही आ जाएगा। तो मेरे पास ये चीज़ आ गई 3 × 3 क्यू स्क्वायर। देखो ध्यान से, अब ये चीज़ आ गई। उसके बाद में यार अपने पास में 3 × 3 क्यू स्क्वायर। अब 3 को मैंने सेम टू सेम लिख दिया, लेकिन 3 क्यू स्क्वायर को जी मैंने लिखा m। ऐसा क्यों किया देखो, अब 3 क्यू स्क्वायर क्या है मेरे पास में एक, अब क्यू वाली संख्या मेरे पास में क्या थी जी, एक पूर्णांक थी। समझ रही बात, क्योंकि आपने यहाँ देखा है ये क्या एक पूर्णांक है, ये सारा का सारा एक पूर्णांक है, यानी कि 3 क्यू भी क्या एक पूर्णांक है। और इसके कितनी बार भी स्क्वायर कर दो, गुणा कर दो, घटाव कर दो, कुछ भी करो चाहे, ठीक है, गुणा घटाव नहीं करना। हालांकि ये तो मैंने आपको बोला कि धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, तो आपने जब इसकी स्क्वायर करोगे या इसके आगे मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या रहने वाला है, ये पूर्णांक ही रहने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो मैं स्क्वायर कर दूँ, गुणा कर दूँ, अब 3 के साथ में गुणा कर दूँ 3 की, तो कितना आएगा भाई, 3 दिया 9, तो 3 भी पूर्णांक है, तो 9 भी क्या है पूर्णांक है। यानी गुणा करते जाओ तो भी क्या रहने वाला है, वो पूर्णांक ही रहने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 3 क्यू एक पूर्णांक है, तो ये जो 3 क्यू है ये एक पूर्णांक है। और यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा है कि m भी क्या है, कोई पूर्णांक है। तो पूर्णांक और पूर्णांक तो आपस में बराबर हुए ना, कि ये भी पूर्णांक है वो भी पूर्णांक है, दोनों को अपने क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया। इक्वल क्यों लिखा आपने, इसका कारण था, इसका कारण ये था क्योंकि अपना आंसर क्या आ रहा था 3m। क्या आ रहा है 3m। तो कहने का मतलब 3 क्यू स्क्वायर को अपने m लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी पूर्णांक है और m भी क्या एक पूर्णांक है। तो अपना उत्तर आ गया जी 3 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। कब हुआ फर्स्ट, ये अपने जब r की वैल्यू क्या रखी अब तक 0। अभी तक अपने दो पार्ट और पढ़े हैं, r की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 2 वाला। तो अब रखते हैं r की वैल्यू 1। देखो भाई r की वैल्यू 1 रखी यहाँ पे, अब नोट करना। तो a बराबर 3 क्यू प्लस r की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये होगा ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1, ऊपर कर दिया वर्ग, तो क्या होगा 3 क्यू प्लस 1 की स्क्वायर। तो वही फार्मूला कौन सा, a प्लस बी की स्क्वायर का। तो देखो अभी पहले a की स्क्वायर, a कौन है भाई 3 क्यू, तो 3 क्यू की स्क्वायर क्या होगी भाई 3 क्यू की स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने कर लेते हैं, देखो 3 तिया 9 और क्यू क्यू की गुणा क्या होगी क्यू स्क्वायर, तो कितना उत्तर आ गया 9 क्यू स्क्वायर। फिर है जी 2ab, तो 2 का 2 आ गया, a की वैल्यू कितनी है भाई 3 क्यू, ठीक है गुणा कर लेना साथ में, और b की वैल्यू कितनी है भाई 1, तो 3 दूनी 6, 6 कम 6 और साथ में क्या आ गया क्यू, तो ये आ गया 6 क्यू प्लस b की स्क्वायर। तो b कितना है भाई 1, और 1 और 1 की गुणा क्या होगी हमेशा 1, तो क्या आ गया 1। तो अपने पास आ गया, इसकी स्क्वायर को जब ओपन किया तो अपने पास आया जी 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब अपना उत्तर क्या आ रहा है, देखो अपना आंसर क्या आ रहा है, आंसर अपना आ रहा है जी 3m+1 रूप का। सेकंड आंसर अपना यही आ रहा है कि 3m+1 रूप का। तो देखो क्या कॉमन लेना पड़ेगा इसमें सारे में से, 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि एक में से तो 3 कॉमन नहीं आएगा, तो इस एक को साइड में छोड़ दिया, क्या बच गया मेरे पास में 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू। तो इसमें से क्या किया, जो कॉमन आ रहा है वो मैंने बाहर निकाल लिया। तो कॉमन क्या है भाई, एक तो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, क्योंकि दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 9 क्यू स्क्वायर में भी 3 का भाग चला जाएगा और 6 क्यू में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो मैंने 3 को बाहर निकाल लिया। एक दोनों में से क्यू है, क्यू 6 क्यू के अंदर भी है और क्यू 9 क्यू स्क्वायर के अंदर भी है, तो मैंने एक क्यू को बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास आ गया 3 क्यू। अब ब्रैकेट में क्या बच गया देखो, 3 क्यू का जब भाग दूंगा 9 क्यू स्क्वायर में, यानी कॉमन में भाग दूंगा, तो 3 क्या कितना आया 9, और एक क्यू से एक क्यू क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया मेरे पास में 3 क्यू। ठीक है, प्लस 6 क्यू वाले में जब 3 क्यू निकालूंगा तो क्यू एक ही था इसके पास में, 6 क्यू के पास में, वो तो आ गया बाहर, तो क्यू तो खत्म ही हो गया। अब 6 में से क्या निकाल ली बाहर मैंने, 3 निकाल लिए, यानी कि 3 का जब भाग दूंगा 6 में तो कितना आएगा मेरे पास में 2। ठीक है जी, तो ये अपने पास में आ गया 3 क्यू इंटू 3 क्यू+2, और प्लस में क्या आ गया 1। तो 3 क्यू के अंदर मैंने 3 को तो सेम टू सेम लिख लिया, वही तरीका। लेकिन जो क्यू वाली संख्या है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, m लिख सकता हूँ ना, क्योंकि q भी क्या एक पूर्णांक है और m भी क्या एक पूर्णांक है। तो मैंने 3 क्यू इंटू 3 क्यू+2 को लिख दिया जी m। देखो मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको, आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। देखो q इंटू 3 क्यू+2 को मैंने क्या लिख दिया जी m, तो ये होगा 3m+1। तो अपना आंसर आ गया 3m+1। लेकिन अब आगे एक स्टेप और पड़ा, अपना क्या पड़ा अभी, a बराबर 3 क्यू+2 वाला, क्योंकि अभी तक r की वैल्यू पहले 0 रखनी थी, फिर 1 फिर 2, तो ये सेम है दोनों। देखो क्या करना है, जहाँ पे r की वैल्यू 1 थी वहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी जी
2। तो वही फार्मूला ओपन करना है। ओपन करेंगे तो अपने पास वहाँ पे मान आया था 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होने से होगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4। अब देखो ध्यान से, तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4, तो 9 क्यू स्क्वायर का 9 क्यू स्क्वायर आ गया, 12 क्यू का 12 क्यू आ गया, और मैंने 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 1। 4 को मैंने तोड़ के लिया 3 + 1। क्यों लिखा, इसका कारण है कि मेरे को पता है कि मेरा आंसर क्या आ रहा है भाई, 3m+1 रूप का आ रहा है। इसने यही कहा ना कि सिद्ध करो कि 3m+1 रूप का है, तो मेरे को 3m+1 लेके आना है। तो यहाँ पे मेरे को 4 को इस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा, इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा कि मेरे पास कहीं ना कहीं से 1 मिल जाए। तो मैंने 4 में से 1 अलग निकाले, तो यहाँ क्या बच गया भाई, 3। ठीक है, अब कॉमन देखते हैं कॉमन पार्ट क्या आ रहा है। तो तीनों के अंदर कॉमन पार्ट क्या आ रहा है भाई, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 का भाग जा सकता है, और यहाँ भी 3 का भाग जा सकता है। तो ये कॉमन आ गया अपने पास में 3। तो पीछे क्या बच गया अभी, 3 का भाग 9 क्यू स्क्वायर में दिया तो आया 3 क्यू स्क्वायर, 3 का भाग 12 क्यू में दिया तो आया क्यू, तो सेम टू सेम 3 का भाग 12 में देंगे तो आया 4 क्यू। ठीक है, और प्लस 3 का भाग 3 में दिया कितना आया 1। तो अपने पास ब्रैकेट में आ गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, और बाहर क्या है +1। तो ध्यान से देखो, 3 का तो 3 ही आ गया। अब 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस एम, सॉरी 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, इसको अपने क्या लिख सकते हैं भाई, एम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है, क्योंकि क्यू भी एक पूर्णांक है और एम भी एक पूर्णांक है। तो मैंने सारे रकम क्या लिख लिया, एम लिख लिया, तो ये बन गया 3m प्लस में क्या आ गया मेरा 1। तो क्यों भाई, अपने तीनों तीनों को चेक किया, आर का मान 0 रख के चेक किया है, आर का मान 1 रख के चेक किया है, आर का मान 2 रख के चेक किया है। तो तीनों स्टेप में अपने पास में क्या आया कि पूर्णांक जो ए है, या जो समीकरण है दे रखी है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसका कभी भी वर्ग करोगे तो वर्ग हमेशा 3m और 3m+1 रूप का ही आने वाला है। ठीक है जी, तो ये अपना आंसर इसका सॉल्व हो गया। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो वर्ग वाला अपने कर लिया, आप अपने बात करते हैं घन वाले की। तो सेम टू सेम एग्जांपल है, वर्ग वाला और घन वाला, कोई खास फर्क नहीं है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप वर्ग कर रहे थे वहाँ पे आपने क्या करना है, घन करना है। यानी कि जहाँ पे आपने क्वेश्चन की स्क्वायर की थी वहाँ पे आपने क्वेश्चन की क्या करनी है, क्यूब करनी है, घात 3 करनी है। देखो, तो आर की वैल्यू तो देखो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, धनात्मक पूर्णांक का घन, तो धनात्मक पूर्णांक का घन क्या है, यहाँ पे 9q या 9q+1 या 9q+8 के रूप का होता है, जहाँ क्या वो एक पूर्णांक है। ये अपने पास क्वेश्चन दे दिया। तो वही सेम तरीका, पहले अपने यूक्लिड प्रमेय लिखी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर यूक्लिड प्रमेय को इस समीकरण के साथ लगा के देखा। देखो यहाँ लिखा था 9q, लेकिन आपने यहाँ पे 9q नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा 3q। दिख रहा है, ए बराबर 3q+r। तो कहने का मतलब क्या है कि आप ये मत सोचना कि सर आपने पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ पे 3m और 3m+1 लिखा था, तो यहाँ पे आपने 3q ले लिया, समझी बात को। लेकिन अब आपने ये क्या किया कि 9q लिखा है और 9q+1 लिखा, और यहाँ पे आप लिख रहे हो 3q। तो देखो भाई, आप इसको 9q भी लिख सकते हो, 9q+r भी लिख सकते हो, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे थोड़ा सा 9 की जो गणना है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और मेरा 3q लेने का एक कारण ये भी है कि एक तो 3 का भाग सभी 9 में जाता है, क्योंकि 3 का भाग 9 का ही पार्ट है 3 भी, तो मैंने 3 लिया क्योंकि छोटा पार्ट ले लिया इसका। 6 नहीं ले सकता क्योंकि 6 का भाग नहीं जाता 9 में, है ना। बाकी कोई संख्या नहीं ले सकता बीच वाली इसके अंदर, क्यों 9 का भाग है, तो 9 के अंदर जो संख्या पीछे बच गई उसमें 3 के ही भाग जाता, तो मैंने 3 लिया। ठीक है, दूसरा लॉजिक ये है कि मैंने जो ऊपर वाला क्वेश्चन आपको करवाया है, कौन सा, वर्ग वाला, उसमें मैंने कौन सा लिया है भाई, 3 क्यों लिया है। तो यहाँ भी मैं क्या ले रहा हूँ, 3 क्यों। कहने का मतलब जो आपने पीछे गणना की उसको जब आप दोनों को ऐड करके पढ़ोगे या क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि थोड़ा परेशानी आपकी कम होगी, आपको आसानी से समझ आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने 3 क्यों लिया। तो आप अगर कोई बच्चा 9 क्यों ले रहा है तो ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसका भी क्या होगा, ये राइट होगा। देखो, ए बराबर 3q+r दे रखा है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी भाई, अब बी का मान 3 है, यानी कि आर की वैल्यू 3 से कम, यानी कि 0, 1 और 2। तो पहले अपने आर की वैल्यू रखी 0, तो आ गया 3q+0। अब करना क्या है जी, घन, यानी घात क्या करनी है, 3। तो 3q गुणा 3q गुणा 3q, तो कितना है भाई, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और q की घात कितनी लगेगी भाई, 3। और गुणा कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पीछे बता दिया वर्ग वाले में। ठीक है, तो इसमें से अपना आंसर क्या आ रहा है भाई, आंसर आ रहा है 9q। आंसर क्या आ रहा है, 9q। लेकिन अपने क्या निकाला है, 27q। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसमें से 9q मेरे को निकालना है तो मैंने क्या करूँगा, 9 को मेरे को लेना पड़ेगा कॉमन। तो मैंने 27 में से 9 कॉमन लिए, तो 9 का भाग दिया 27 में, पीछे कितना बचा भाई, 3, और ऊपर से q3 और बच गया, तो उसको लिख लिया 3q3। अब 3q3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यों लिख सकता हूँ,
क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि क्यू क्या एक पूर्णांक है और 3Q3 भी क्या एक पूर्णांक है। अब एक बात है छोटी सी, अगर मैं आपके साथ में ऐसे में शेयर करूं कि कई कई किताबों में क्या कह रखा है, यहाँ पे 9Q को इसने लिखा है 9M। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3Q को आप क्या लिख सकते हो? M लिख सकते हो, क्योंकि ये भी एक पूर्णांक है M भी, और 3Q3 भी क्या है एक पूर्णांक है। ठीक है, तो आप उसके अंदर जिन किताबों में 9M लिखा है तो वहां पे आप इस तरीके से 9M कर सकते हो, और कुछ बुकों के अंदर इसको Q ही लिखा है तो आप इसको Q ही लोगे। तो अपने इस क्वेश्चन में अपने इसको क्यों लिखा है? 9Q सिद्ध करना है, 9Q+1 सिद्ध करना है, 9Q+8 सिद्ध करना है, तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे? 3Q3 को क्या लिखेंगे? क्यों ही लिखेंगे। तो 3Q3 की जगह क्या आएगा? क्यू, और आगे सूत्र 9, तो कितना होगा? 9Q, यानी कि पहला पार्ट अपना क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब अपने बात करते हैं आर का मान जब 1 हो जाए, क्या हो जाए जी? 1। देखो, तो a बराबर कितना आएगा? 3Q+1, तो a की घात 3, यानी कि 3Q+1 की घात 3। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है भाई? a की वैल्यू अपने पास में है 3Q, और b की वैल्यू कितनी है जी? 1। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू इस फार्मूले में अपने क्या कर दी? पुट कर दी। देखो, a की घात 3 यानी 3Q की घात 3, 3a² b यानी कि 3 का 3, a की स्क्वायर यानी कि 3Q की स्क्वायर, और b का b। ठीक है जी। फिर आएगा 3ab², तो 3 का 3, a का मान 3Q, और b यानी कि a का स्क्वायर, फिर b की घात 3 यानी a की घात 3। ठीक है, तो अब देखो 3Q की घात 3 यानी कि 3Q कितने बारी है जी? 3 बारी है। तो 3Q गुणा 3Q गुणा 3Q, पीछे गुणा की थी अपने थोड़ी देर पहले, तो कितना आएगा? 27³ 3। आप करके देख लेना दोबारा से। अब 3Q की स्क्वायर यानी कि 3Q कितने बार है भाई? 2 बार है। इसकी स्क्वायर भी अपने की थी, कौन से सवाल में? वर्ग वाले में। तो कितना आया था? 9Q² आया था, और 9Q² ही गुणा जब अपने 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 9 तिया 27Q², एक का कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक की स्क्वायर तो एक ही रहने वाली है, और एक की गुणा 3 से करेंगे 3 आएगा, और 3 तिया 9Q, और प्लस में एक की घात 3 कितनी आ गई? 1। तो ये आ गया 27Q की घात 3 प्लस 27Q² प्लस 9Q+1। लेकिन जो अपना आंसर है वो क्या दिया इसने? 9Q+1। तो क्या करोगे? फिर वही तरीका, 9 को कॉमन लोगे। अब 9 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा भाई? 3Q की घात 3 प्लस 3Q² प्लस Q, और एक में से तो 9 कॉमन नहीं आ सकता, तो इसको अपने वैसे का वैसा ही छोड़ दिया, यानी कि पहले वाले 3 अक्षरों में अपने क्या कर लिया? कॉमन पार्ट को उठा लिया। तो 9 का 9 आ गया जी। ठीक है, और 3Q की घात 3 प्लस 3Q² प्लस Q को अपने क्या ले सकते हैं? क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक पूर्णांक और ये भी एक पूर्णांक, जो अपने पीछे 2-3 सवालों में कर चुके हैं। तो 9 का 9 आ गया, इस सारे को क्या लिख दिया अपने? क्यू, और प्लस का प्लस और एक का एक, तो ये अपना प्रूव हुआ है कि क्या आता है? 9Q+1 ही आता है। अब आर का मान 0 रख के देख लिया, आर का मान 1 रख के देख लिया। अब करते हैं आर के मान 2 वाला पार्ट। देखो जी, आर के मान 2 वाले पार्ट में क्या है कि मैंने a की घात 3 और 3Q+2 की घात 3। तो वही तरीका, अब जहाँ पे आपने ऊपर वाले 3Q+1 में b का मान 1 लिखा था, वहाँ पे अपने क्या किया? b का मान क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, बाकी सेम है। तो 3Q की घात 3, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे का वैसे ही आ गया सेम 27Q3। अब यहाँ पे देखो थोड़ा फर्क पड़ा, वहाँ पे क्या रहा था ऊपर वाले में? 3Q+1 वाले में 27Q², क्योंकि वहाँ पे 1 की गुणा थी। अब यहाँ पे किसी गुणा हो रही है उसके साथ में 2 की गुणा, तो 27 गुणा 54Q²। वैसे आप गुणा करके देख लेना, यानी कि वैसे ही आने वाला सेम टू सेम। फिर यहाँ पे 3 थी अपना आ रहा था 9Q, और 9Q जो अपना आ रहा था, इसको अपने थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये अगर 9Q 9 दूनी 18, तो ये थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप इसको 9 दूनी 18Q कर लेना। ठीक है, 3 तिया 9, और 9 दूना 18Q, ये 36Q नहीं 18Q, थोड़ा मल्टीप्लाई शायद टाइपिंग मिस्टेक किया है। प्लस 2 की घात 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो जी 9 का 9 आ गया, इसमें से अगर अपने कॉमन लें तो कॉमन पार्ट क्या आएगा भाई? 9 कॉमन ले लिया, क्योंकि 8 में से तो 9 कॉमन नहीं आएंगे। ठीक है, तो 9 अपने कॉमन पार्ट ले लिया। अब क्या बचा अपने पास? देखो 9 बार आ गया, तो 9 तिया 27, 3Q3, 9 छिका 54 यानी कि 6Q², और यहाँ पे 36Q की जगह पर क्या लिखना था अपने को? 18, क्योंकि गुणा थोड़ी सी गलत लिखी हुई है। तो क्या कॉमन यहाँ पे क्या बचेगा अभी? 4Q की जगह क्या बचेगा? 2Q। ठीक है, तो ये होगा 9 × 3Q की घात 3 प्लस 6Q² प्लस क्या बच गया? 2Q। ठीक है, और प्लस में क्या बच गया? 8। तो देखो जी 9 को मैंने 9 लिखा। अब पूरी क्यू की जो संख्या है उसको अपने क्या लिख देंगे? क्यू लिख देंगे, क्योंकि ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक। तो 9Q प्लस लास्ट में क्या बच गया? 8, यानी अगर 9Q+8। तो 1, 2 और 3, यानी कि आर का मान 0, 1 और 2 रखने पर अपने को बात स्पष्ट हो गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9Q और 9Q+1 और 9Q+2 रूप का होता है। ठीक है, ये थोड़ा मोबाइल का
सॉरी फॉर दिस, ये चलते में थोड़ा सा। तो यानी कि जो अपने धनात्मक पूर्णांक का घन होता है वो 9Q+1 और 9Q+8 के रूप का होता है। देखो जी, वो अपने देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, कि नेक्स्ट पार्ट अपना क्या आने वाला है। तो समझ में आ गया ना ये सारा का सारा। ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिए आपके सामने। देखो इस यूक्लिड प्रमेय के ऊपर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं जो आपके हैं a=bq+r पे। तीनों एग्जाम्पल अगर अपने बात करें तो a=bq+r के ऊपर मैंने ये उठाए हैं, जिसमें एक तो सीधा हो गया आपका ये विषम पूर्णांक सम पूर्णांक वाला हो सकता है इसकी जगह पर क्वेश्चन, या विषम पूर्णांक वाले और एग्जाम्पल पड़े होंगे वो कर लेना। एक मैंने लिया यहाँ पे वर्ग वाला, और तीसरा मैंने लिया घन वाला। तो इसमें ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन, अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो इन तीनों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। हाँ हो सकता है जहाँ पे 9Q लिखा है वहाँ पे भाई साहब कुछ और लिख दे, ठीक है। जहाँ पे आपका 4Q लिखा था वहाँ पे आपके 6Q लिख दे। तो तरीका यानी कि मेरा कहना है मतलब कंटेंट और तरीका आपका बिल्कुल ये सेम है, बस आपको इसके तरीके पर फोकस करना है, और इस तरीके पर जितने एग्जाम्पल आप कर सकते हो उतने एग्जाम्पल आपने कर रहे हैं। देखो जी, अब अपने नेक्स्ट जो देखते हैं, एक क्वेश्चन और है इसके अंदर जो मैंने पीछे आपको कराया था शायद यूक्लिड विधि से भाग वाला, जिसमें अपने HCF मैसे ज्ञात कर रहे थे। तो मैसे के अंदर ये शायद एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लेंथी है और कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, तो इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करवा दूं। ये 3 नंबर सॉरी 2 नंबर वाले के अंदर आ सकता है। तो 408 व 1032 का इसने मैसे पे दिया अपने को कि इतना है, कि अगर इसका मैसे पे इतना आए तो आपको x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो वही तरीका, पहले 408 का भाग देंगे भाई 1032 में। अब कईयों ने पूछा था मेरे से कि सर आपने 408 का भाग 1032 में दिया, क्यों 1032 का भी 408 में दे सकते हैं ना, ऐसे कैसे। तो भाई जिसको 1032 का भाग 408 में अगर इसका जा रहा है तो वो दे के देख ले, ठीक है। लेकिन अपने कॉमनली अपने जानते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का अपने भाग देते हैं। तो 408 में 1032, 408 का जब भाग दिया 1032 में तो कहाँ तक जाएगा भाई, 2 तक। तो 408×2 = 816, और कितना रिमाइंडर बच गया, कितना शेषफल बच गया अपने पास में, 216। तो उसको फिर इस तरीके से अपने लिखना था, आपको याद है मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि भाज्य भाज्य कितना है भी 1032, भाजक जिसका भाग दे रहे हैं कितना है 408, प्लस भागफल कितना है 2, और सॉरी 408 गुना भागफल कितना है 2, और प्लस में शेषफल कितना है भाई 216। समझे बात। अब करते हैं नेक्स्ट वाला सेकंड पार्ट इसका। तो 216 शेषफल आ गया। अब क्या करते थे कि भाजक कहाँ जाता था, भाज्य की जगह पर। ये अपने पीछे क्वेश्चन किया 135 और 225 वाला लास्ट वीडियो में, ठीक है, वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। 216 के अंदर जब अपने 216 का जब अपने भाग देंगे 408 में तो ये कितने बार जाएगा, एक बार, शेषफल आ गया 192। जिसको फिर ऐसे लिख लिया, भाज्य 408 भाजक 216 गुणा भागफल 1 प्लस शेषफल 192। फिर वही तरीका कब तक करेंगे भाई, जब तक शेषफल क्या ना जाए, जीरो ना जाए। तो अपन को शेषफल जीरो ना आने तक तब तक अपने यही स्टेप ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो 192 शेषफल आए, अब इसमें 216 कहाँ जाएगा भाई, भाज्य की जगह पर, फिर भाग दिया 192 का 216 में। तो 192 एकम 192, कितना बचा अभी लास्ट में 24। तो फिर इसको लिख लिया भाज्य 216 भाज्य 192 गुणा 1 प्लस शेषफल आ गया 24। फिर चौथे स्टेप में क्या है अभी, अब 24 शेषफल है और भाज्य क्या था 192, तो 24 का भाग देंगे 192 में, तो कितना है भागफल 8, और शेषफल कितना आ गया जी 0। तो देखो जी सवाल अपना खत्म हो गया यहाँ पे। एक बार इसको लिख लो कि 192 का 192 आ गया, और भाजक अपना कितना है 24 गुना भागफल कितना है 8 प्लस शेषफल कितना है 0। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब शेषफल आपका 0 आ जाए तो जिसका आप भाग दे रहे हो, किसका भाग दिया शेषफल 0 आने पर, 24 का भाग दिया है, तो आपका जो HCF है वो कितना हो गया जी 24। ठीक है। अब आपका मैसे पे आ गया जी 24, और 24 किसके बराबर है जी, ये आपको इस संख्या के बराबर है 1032x माइनस 408 गुणा 5। तो अब अपने को ये चीज़ रख के और x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो देखते हैं देखो आगे यहाँ पे। तो मैंने मैसा का मान रखा 24, 1032x माइनस 408 गुणा 5। देखो तो 24 का 24, अब 408 और 105 सॉरी 408 और 5 की गुणा की तो कितना है 2040। तो 1032x माइनस आ गया 2040। तो माइनस का जो 2040 है इसको अपने इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का। तो 2040 और 24 कितने हो गए भाई 2064, और बराबर अपने पास क्या बच गया 1032x। तो अकेला अपने को मान किसका याद करना है x का। तो 1032 इधर किस में है गुणा में, इधर ले किस में हो गया भाग में। तो 2064 में भाग में चला गया 1032, तो अपने पास x की वैल्यू आ गई 2। तो ये आंसर है। ये आपके शायद एक ही क्वेश्चन है ऐसा और जो मैंने करवा दी है,
इसको अगर आपको दोबारा ढंग से देखना तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेना, पीछे बैक कर लेना, रिवर्स कर लेना वीडियो को, क्योंकि ये मैं तरीके आपको इसलिए एक एक स्टेप को नहीं करवा रहा क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में ऐसे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। यहाँ तो मैंने आपको ये लेंथी थोड़ा क्वेश्चन था, इसको मैंने सॉल्व करवाने के लिए इस क्वेश्चन को ले लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन के चांस हैं, क्योंकि ये 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये किस में आ सकता है, 2 नंबर वाले के अंदर आ सकता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। ये अपना यूक्लिड विधि से जो आपकी पॉइंट है 2.1, 2.1 तक का मैटर अपना कंप्लीट हो गया दोनों वीडियो में। ठीक है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन कैसा आएगा 2.1 में, और 2 नंबर वाला कैसे आएगा, मैंने दोनों आपको कंप्लीट करवा दी हैं। अब देखते हैं जी अपने अभाज्य विधि से एचसीएफ व एलसीएम। तो वैसे तो इसका सारा मेथड आपने कर लिया किसमें, लास्ट वीडियो में, जहां आपने 1 नंबर का क्वेश्चन किया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं ना। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2-2 नंबर के आ सकते हैं, मैंने उनको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिया है। जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि कोई प्रतिभागी है, उन प्रतिभागियों की संख्या जो है परीक्षा में भाग ले रहे हैं, उसमें हिंदी के 60 बच्चे हैं, अंग्रेजी के 84 हैं, गणित के 108 हैं। तो आपने क्या करना है, प्रत्येक कमरे में बराबर बराबर प्रतिभागी बिठाने पर कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले आपने 60, 84 और 108 का क्या करना पड़ेगा भाई, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपने अभाज्य गुणनखंड किया, तो 2 का भाग दिया पहले, 60 में कितना आया 30, फिर 30 में 2 का भाग दिया 15, 15 में 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा भाई, 3 का जाएगा, क्योंकि लास्ट की संख्या क्या आ गई, 5 आ गई। तो 3 का भाग दिया 15 में कितना आया 5, और 5 का भाग दिया 1। फिर यहाँ पे 84 वाले में 2 का भाग दिया 42, फिर 2 का भाग दिया 21, 21 में 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का जाएगा। तो 7 या 21 और 7 एकम 7। अब ये 2 का किस में जाएगा, 3 का किस में जाएगा, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे को डाउट में डाल सकता है, अपने इसका अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है जी। अब 108 के अंदर 2 का भाग दिया, कितना आएगा भाई 54, 54 में 2 का भाग दिया 27, और 27 में 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा भाई, 3 का, क्योंकि 7 और 2 अगर इसको जोड़ें 27 को, तो 7 और 2 9, 9 3 के बारे में आते हैं। देखो अब 3 का भाग दिया 27 में कितना है 9, 3 का भाग 9 में दिया 3, और 3 एकम 3। तो अपने पास आ गया 60 इक्वल टू 60 गुणनखंड आ गया अपने पास में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 84 के अपने पास में आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, और 108 के अपने पास में आ गए जी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब अपने निकालते हैं इसका न्यूनतम, बोल रहा है। अब न्यूनतम का मतलब क्या है, क्या निकालेंगे अपने, अगर अधिकतम पूछता, घातांक अधिकतम पूछता तो क्या निकालते भाई, लेस है। अब न्यूनतम पूछ रहा तो क्या निकालेंगे, मैस है। तो अपने इसका निकालना है जी मैस है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो देखो एचसीएफ के लिए क्या करना है आपने, क्या देखते थे कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ यानी कि जो सब में है, अब सब में कौन आ रहा है भाई, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है। तो 2 और 3 दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। तो जो सब में हो उनकी अपने को छोटी घात लेनी है। ठीक है, यानी कि वो सबसे छोटी उनकी लेनी है, गुणा घातांक लेनी है कि कौन सबसे छोटा बार आया। देखो यहाँ पे कि 2 कितने बार आए ऊपर वाले के अंदर, 2 बार। अच्छा, 84 वाले में 2 कितने बार आया, 2 बार। अच्छा, और 108 वाले में कितने बार आया भाई, 2 बार। तो न्यूनतम घात कितनी आ रही है इसकी, 2 की घात 2 ही आ रही है। तो अपने एचसीएम ले ली 2 की घात 2। अब 3 वाला पार्ट देखो, 3 कितने बार आ रहा है 60 के अंदर, 60 के अंदर 3 आ रहा है 1 बार, 84 में भी 1 बार, लेकिन 108 में कितने बार आ रहा है, 3 बार। और अपने को कौन सी घात लेनी है, न्यूनतम लेनी है, छोटा लेना ना, तो कितने बार ले लिया अपने, 3 बार नहीं लेंगे, कितने बार लेंगे, 1 बार लेंगे। तो ये आ गया 2 की घात 2 गुणा 3, यानी कि 2 कितने बार है, 2 बार, और 3 1 बार। तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो आपका एचसीएफ आ गया जी 12, यानी कि सब में प्रत्येक कमरे में आप 12 12 प्रतिभागी बैठा सकते हैं। लेकिन इसने अपने को प्रतिभागी की संख्या नहीं पूछी, इसने क्या पूछा है, कमरों की न्यूनतम संख्या। तो कई बच्चों ने यहाँ तक करके छोड़ दिया था पिछली बार कि 12 आंसर आ गया। देखो भाई 12 आंसर नहीं है, 12 क्या है, प्रतिभागी आई है, एक कमरे में बैठने वाले बच्चों की संख्या आई है, कमरों की संख्या नहीं आई है। तो कमरों की संख्या के लिए क्या करेंगे भाई, टोटल प्रतिभागी कितने हैं और एक कमरे में कितने बैठ रहे हैं, 12। तो सभी को जोड़ के अगर 12 का भाग दे दें तो कमरों की संख्या आ सकती है। तो क्या किया भाई, ध्यान से देखो, कुल प्रतिभागी कितने भाई, हिंदी में थे 60, और अंग्रेजी में 84, और मैथ में 108 थे। इनका जोड़ा, जोड़ के इसमें 12 का भाग दिया, कितना है 252, बटा में आ गया 12, और कितना उत्तर आ गया 21। तो इसका आंसर 12 नहीं था, इसका आंसर क्या था, 21 था। तो कमरों की संख्या आ गई जी 21। ठीक है जी, तो समझ में आ गया होगा। ये जो लेस है मैस है जो अपने निकाल रहे हैं, अवैध उठंड कर रहे हैं,
इससे ये सब बिल्कुल छोटी क्लासों का मैटर है। अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है तो मेरे को बता सकता है, इसका अपना एक छोटा बेसिक वीडियो वो अलग से डालते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप 10वीं क्लास में आ चुके हैं तो आपको छठी 7वीं 8वीं का आराम से आता होगा। अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही मतलब उसका बेस कमज़ोर है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं इसका अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन है जो आपके शायद यहाँ से आ सकता है, वो एक रमन और अनुप्रिया वाला है कि रमन 18 मिनट में ग्राउंड का चक्कर रमन 18 मिनट में और अनुप्रिया 12 मिनट में पूरा करती है, तो वो दोबारा प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन है आपकी किताब में। तो क्या करना है भाई, देखो अब रमन 18 और जो अनुप्रिया है वो कितने में 12 में, तो दोबारा वापिस एक ही स्थान पर एक ही समय, यानी दोनों एक ही स्थान पर और कब इकट्ठे मिलेंगे। तो क्या करना है भी, अपने को पहले इसका आवाज ढूंढ कर लो आपको। तो 18 का किया कितना है, 2 का भाग दिया कितना है 9, 3 का भाग दिया कितना है 3, और 3 का भाग दिया कितना है 1। तो 18 गुणखंड आ गए 2 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे 12 वाला देखो तो क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 का भाग दिया 6, 6 का भाग 6 में 2 का भाग दिया 3, और 3 में 3 का जाएगा कितना आएगा 1। तो अपने दोनों गुणखंड निकाल लिए। तो यहाँ क्या आ रहा है अभी 2 तो एक बार ही आ रहा है, और 3 कितने बार आ रहा है 2 बार। तो 2 गुणा 3 की घात कितनी होगी 2, और यहाँ पे 2 कितने बार आया 2 बार, और 3 कितने बार आया 1 बार, 2 की घात 2 गुणा 3। तो कहने का मतलब क्या, दोनों एक स्थान इकट्ठे, यानी कि अगर दोनों अधिकतम दूरी तय करके इकट्ठे मिलेंगे, अब दूरी तो बढ़ेगी भाई, घटेगी तो नहीं। समय, अब समय की बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहा है समय पूछ रहा है कि समय कितना आएगा। तो समय का मान आपने देखा कि समय जैसे ही दौड़ना शुरू करेंगे तो समय का मान बढ़ेगा, यानी अपने को अधिकतम घात देखनी है, यानी क्या देखना अपने को एलसीएम यानी कि लैसा देखना है। तो लैसा में देखो भाई 2 की घात यहाँ कितनी है 1, और यहाँ कितनी है 2, तो कितने लेंगे 2 की घात 2 लेंगे। अच्छा 3 की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है 2, तो कितना लेंगे 3 की घात 2 लेंगे, और कोई संख्या तो नहीं है ना। तो ठीक है अभी अपना काम हो गया यहाँ पे। तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, यानी कि 2 2 बार है, और 3 कितने बार है 2 बार है। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, और 12 3 36, यानी कि 36 मिनट बाद में ये दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आई होप ये आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब अपने अपने पास में शायद इसका लास्ट टॉपिक है, हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन एक्स्ट्रा कुछ मिले अपने को डाउट वाले में, लेकिन मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है अपरिमेयता वाला। जो अपने पिछले क्वेश्चन करवाए थे अपरिमेय के, आपको याद होगा उसके अंदर मैंने आपको इसका बेसिक पार्ट छोटे छोटे क्वेश्चन इसको करवा दिए थे पार्ट नंबर 1 में। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने पार्ट 1 को नहीं देखा, तो एक बार बेटा पार्ट 1 को जरूर देखें। पार्ट 1 देखने के बाद में आपको ये करने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ उसको मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला, क्योंकि थोड़ा अपना वीडियो लेंथी हो जाएगा इससे। और जो जिन बच्चों को पार्ट 1 अच्छे तरीके से जिन्होंने कर लिया उनको थोड़ी सी परेशानी रहेगी कि सर बार बार उन चीज़ों को बता रहे हैं तो टाइम थोड़ा ख़राब हो रहा है। तो मैं एक बार इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लो इसके अंदर क्या होगा, जो अपरिमेय वाले क्वेश्चन है इसमें सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन है जिसमें सिंगल अपरिमेय वाला क्वेश्चन अपने को दे दे, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन अपने किए थे उसमें कुछ ना कुछ प्लस में ऐसा लगा था जो परिमेय था, जैसे 3 + 2 √5। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन थे जिसमें कुछ ना कुछ साथ में परिमेय वाला हिस्सा जुड़ा था। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है जो 2 नंबर के आ सकते हैं उसमें परिमेय संख्या का कुछ भी साथ में नहीं लगा हुआ, तो उसके सवालों को अपने कैसे करें। देखो जी, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो तरीका अपना सेम रहने वाला है, क्योंकि अपरिमेय का अपने पास में कोई भी तरीका नहीं हल करने का। तो क्या करेंगे, माना कि √5 क्या है एक परिमेय संख्या है, और ये अपने करते आए थे पिछले सवालों के अंदर भी, यानी कि √5 बराबर a/b, और जहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 मान रख देंगे b का तो क्या हो जाएगी रकम सारी की सारी अनंत हो जाएगी, जो कि क्या है बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, अब देखो जी आगे, अब a और b दोनों क्या है भाई, वैसे तो पूर्णांक है, परिमेय संख्या के हिसाब से देखें तो पूर्णांक है, लेकिन ये दोनों सहअभाज्य संख्या है, यानी कि दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणखंड नहीं है, दोनों अलग अलग है। क्योंकि अगर दोनों का गुणखंड होता तो आपस में कट जाती कहीं ना कहीं। जैसे मान लो मैं लिख लूँ यहाँ पे 4/8। ठीक है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं, ये क्या है भाई भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 से 8 कहीं ना कहीं कट रहा है, 4 के पार्ट से 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। लेकिन अगर सहभाज्य की बात हो, जैसे मान लो मैंने लिख लिया 2/3, तो 2/3 क्या है भाई सहअभाज्य संख्या। समझ रही बात, कि 2 और 3 कहीं भी नहीं कट रहे एक पाड़े में, दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणखंड नहीं है।
तो ऐसी ए और बी है, इन दोनों का क्या है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए क्या है, ये प्रिमेय संख्या है। तो चलो जी शुरू करते हैं। अब अपने माना है कि अंडर रूट 5 क्या है, एक प्रिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 5 बराबर आ गया ए बटा बी। अब ध्यान से देखो, अंडर रूट 5 को अपने यहाँ से खत्म करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इस साइड में क्या लिखा है, प्रिमेय संख्या लिखा है, और अंडर रूट 5 तो प्रिमेय नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको खत्म करो। जैसे अपने माना है, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप आप करोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ हमने वर्ग किया, तो ये आ गया अंडर रूट 5 की स्क्वायर बराबर आ गया ए बटा बी की स्क्वायर। अंडर रूट 5 की स्क्वायर मतलब क्या है कि अंडर रूट 5 कितने बार आ गया, 2 बार, और यहाँ पे ए बटा बी की स्क्वायर की तो क्या है, ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। अब आप जानते हो कि अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 5 क्या होता है, हमेशा 5। अंडर रूट में कोई भी संख्या हो, अगर उसका 2 बार गुणा करे तो वो हमेशा क्या आती है, रियल अपनी सही संख्या आ जाती है। क्यों आ जाती है, देखो अंडर रूट 5 का मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5 को आप लिख सकते हो 5 की घात 1/2, यानी कि आधी घात। ठीक है, यानी कि 5 की घात आधी यहाँ पे और 5 की घात आधी यहाँ पे, तो आधी और आधी मिला के क्या हुई भाई, पूरी घात हुई कि नहीं हुई। तो इसको अपना अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 5 को क्या लिखेंगे, 5 लिख सकते हैं। और ये छोटी क्लासों में आपको इन चीज़ों के बारे में विस्तार से बता दिया जाता है। ठीक है, अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर डाले। ठीक है, अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 5 बराबर आ गया ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 5 आ गया 5, 5 बराबर आ गया ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई कि अगर मैं बी स्क्वायर भाग में है, इसको मैं इधर ले जाऊँ, किसमें हो जाएगा, गुणा में, तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा अपने आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 5 बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर बी स्क्वायर अकेला यहाँ रखूँ और 5 इधर गुणा में है, इसको मैं इधर ले जाऊँ, 5 क्या है यहाँ पे गुणा में, इसको इधर ले गया, किस में हो गया भाई, भाग में, तो अपने पास आ गया बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा में 5, यानी कि 5 बी के साथ में गुणा में था, और जब ए वाली साइड में लेके आए तो ए स्क्वायर किस में चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर बटा में 5। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या आ रही है, अगर बी स्क्वायर का मान क्या आएगा, कब आएगा, जब अपने ए स्क्वायर में 5 का भाग देंगे। इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि ए के अंदर भी 5 का भाग जाएगा। कैसे भाई, देखो अगर मैं लिख दूं कि 25, क्या लिख रहा हूँ, 25। ठीक है, तो 25 किसका स्क्वायर है भाई, 5 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 गुणा 5 क्या होते हैं, 25। तो अगर 25 में 5 का भाग जा रहा है तो 5 में भी 5 का भाग जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर के अंदर अगर ए स्क्वायर अगर जो संख्या है वो 5 से भाज्य है, तो ए भी क्या है, 5 से भाग या 5 से भाज्य होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए अपने पास में क्या आ गई, एक भाज्य संख्या आ चुकी है। अब देखो भाई, अब ए तो अपने पास में प्रूव हुआ है कि भाज्य संख्या, अब कौन सी प्रूव करना है अपने को, बी प्रूव करना है। तो क्या करोगे, ए इक्वल टू आपने लिया, जो संख्या भाज्य सिद्ध हो जाए ना उसको आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बराबर क्या था, 5 बी स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर स्क्वायर को हटा दी, क्योंकि स्क्वायर ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ए लिख सकता हूँ, 5 का 5, और बी की जगह पर मैंने क्या ले लिया, एक पूर्णांक और ले लिया, कौन सा, सी, क्योंकि ये भी पूर्णांक और वो भी पूर्णांक। अब ऐसा मैंने क्यों किया, देखो मैं आपको बताऊंगा आगे, जैसे स्टेप सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने सी क्यों लिखा यहाँ पे। देखो तो दोनों तरफ हमने वर्क किया, क्या आया भाई, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और 5 सी का स्क्वायर क्या आएगा, 25 सी स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर की जगह पर अपने ये ए स्क्वायर वाला मान यहाँ पे रख दिया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 5 बी स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ ए स्क्वायर था वहाँ पे अपने लिख दिया 5 बी स्क्वायर, तो बराबर आ गया 5 बी स्क्वायर बराबर आ गया 25 सी स्क्वायर। तो 5 का दोनों तरफ भाग दिया तो क्या आया, यहाँ तो कैंसिल हो गया 5, क्या बचा अकेला बी स्क्वायर, और इधर 5 का भाग दिया कितना आया भाई, 5 सी स्क्वायर। तो अपने पास आ गया बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, सी स्क्वायर के साथ में 5 क्या है भाई, गुणा में, इसको इधर रहे किसमें हो गया, भाग में, तो क्या आएगा, सी स्क्वायर बराबर आ गया बी स्क्वायर बटा में 5। तो कहने का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर में जो बी स्क्वायर संख्या है वो क्या है, 5 से भाज्य है। इसका मतलब क्या है, जैसे अपने ऊपर देखा था कि ए स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो ए भी भाज्य होगा, वैसे बी स्क्वायर अगर 5 से भाज्य तो बी भी क्या होगा, 5 से भाज्य हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ए और बी है वो दोनों में क्या हो रहा है, 5 का भाग जा रहा है। समझे ही बात। अब मैंने वहां पे 5 सी क्यों रखा था, क्योंकि मेरे को प्रूव करना था कि बी भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। ऐसा क्यों करना था, अब मैं आपको बताऊंगा। अब आप देख रहे हो कि ए और बी है, उन दोनों में 5 का भाग जा रहा है। आपने ए का भी प्रूव कर लिया कि 5 से भाज्य है, और बी का भी प्रूव कर लिया कि 5 से भाज्य है, यानी कि ए और बी दोनों में 5 का भाग जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड अपने को मिला है, क्या मिला है,
5, कि 5 का भाग दोनों में जा रहा है, यानी कि 5 इन दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन ये तो बात गलत होगी ना भाई, क्योंकि अपने शुरू शुरू में क्या पढ़ा था कि ए और बी संख्या कौन सी है, इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन नीचे जब आपने सिद्ध करते आए इसको प्रीमियम मानकर, तो पता लगा कि भाई इन दोनों का ए गुणनखंड ऐसा है 5 जो दोनों का उभयनिष्ठ है। तो ये तो कल्पना ही गलत होगी ना भाई, क्योंकि ऊपर तो अपने ए बटा बी को क्या लिया है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नीचे अपने प्रूव कर दिया कि ए और बी का गुणनखंड क्या है, 5 है। तो ये तो गलत साइड होगी। इसका मतलब क्या है कि अपने जो माना था, क्या माना था कि जो √5 क्या है एक प्रीमियम संख्या, ये अपने क्या माना था, गलत माना था। इसका मतलब ये क्रॉस माना था। तो क्या करेंगे भाई, लास्ट में देखो, अतः स्पष्ट है कि 5 जो है पूर्णांक वो ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि प्रारंभ का जो कथन है वो विरोधीवासी हो गया, इसका ये उल्टा हो गया। अतः निष्कर्ष निकलता है कि जो अपने जो परिकल्पना जो अपने माना था कि √5 एक प्रीमिय संख्या, वो गलत है। अतः सिद्ध है कि √5 क्या है, एक अप्रीमिय संख्या है। यानी कि जो प्रीमिय माना था तो अपना कथन क्या हो गया, गलत हो गया, कथन अपना गलत आ गया, क्योंकि ऊपर तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है लेकिन नीचे उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो कथन अगर अपना गलत हो गया, इसका मतलब कि आपने गलत माना था। क्या माना था अपने कि √5 क्या एक प्रीमिय संख्या है। और जब ये कथन गलत हो गया कि √5 एक प्रीमिय संख्या है, तो डेफिनेटली ये प्रूव होगा कि √5 अगर प्रीमिय नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगी, अप्रीमिय होगी। अतः √5 क्या एक अप्रीमिय संख्या है। तो अब आपको मैं शॉर्ट सा ट्रिक बता दूं, जब इस क्वेश्चन को आप करोगे, एक बार आप इसको दोबारा करना। अब इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं आपके, जैसे √2 एक अप्रीमिय संख्या है, जैसे √3 एक अप्रीमिय संख्या है। अगर शॉर्ट की बात करूं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से इसको अप्रीमिय प्रूव किया। तो इसी तरीके से आप √2 लिख सकते हैं, इसी तरीके से आप √3 लिख सकते हैं। तो जहाँ पे √5 लिखा वहाँ पे क्या आ जाएगा, √2। बाकी सारा तरीका जितना मेथड है वो सारा का सारा क्या रहने वाला है, बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, अब इसका एक और क्वेश्चन है अपने पास में, जिसमें डबल अंडर दिए अपने को। यानी कि पहले अपने क्या पढ़ा थी, पहले अपने पढ़ा था कि एक संख्या प्रीमिय थी और एक संख्या अप्रीमिय थी। जैसे मान लो 7 + √5, ठीक है, जैसे 3 + 2 √5, तो वहाँ पे 3 क्या है, प्रीमिय है, लेकिन 2 √5 क्या है, अप्रीमिय है। फिर दूसरा अपने क्या पढ़ा कि √5 एक अप्रीमिय संख्या, यानी कि उसमें सिर्फ प्रीमिय नहीं थी, क्या थी, सिर्फ अप्रीमिय थी, एक अप्रीमिय थी। अब जो तीसरा अपने पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, उसमें संख्याएं 2 है और दोनों की दोनों क्या है, अप्रीमिय। तो ये 3 तरीके हैं आपके अप्रीमिय संख्या को सिद्ध करने के। तो मैं तीनों को लेके चल रहा हूँ। जब पहला पार्ट किया तो उसमें अपने पहला तरीका समझा दिया था। इसमें आपके 2 मेथड मैं करवा रहा हूँ, एक मैंने ऊपर करवा दिया √5 वाला, और दूसरा मेथड आपका ये √2 + √5 वाला। तो इसको कैसे करना, देखो भाई, तरीका सेम रहेगा स्टार्टिंग से लेकर। ठीक है, आपको सिर्फ हल्का सा ध्यान देना है कि पहले अपने क्या मानेंगे, √2 + √5 एक प्रीमिय संख्या है। क्यों मानेंगे, क्योंकि अप्रीमिय कोई भी एग्जिस्ट वैल्यू अपने पास में नहीं है। तो √2 + √5 अगर प्रीमिय है तो किसके बराबर होगा, a बटा b के, और b इज नॉट इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब आपको इस कंडीशन में आने के बाद में मैंने बताया था पहले तरीके में भी और दूसरे में भी कि अनरूट वाली जो संख्या है उसको अपने क्या रखना है, एक तरफ, बाकी रकम को लेके जाना है दूसरी तरफ। लेकिन यहाँ तो दोनों अनरूट है भाई साहब, √2 भी अनरूट में आ रहा है और 5 भी अनरूट के अंदर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, दोनों में से कोई से भी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे √2 को इधर ले गया, तो आपका अगर दिल करता तो आप √5 को भी इधर ले जा सकते हैं, √2 को यहाँ रख सकते हैं, तो भी आपका क्या होगा जी, बिल्कुल सही होगा। रट्टा नहीं मारना कि सर ने यहाँ पे √5 रखा है तो हम भी यहाँ पे √5 ही रखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको एक अनरूट वाली संख्या यहाँ पे रखनी है। और क्यों रखनी है, इसका कारण है कि अपने एक साइड में अगर इसको कथन को गलत सिद्ध करना है, क्योंकि इसको गलत सिद्ध करेंगे तभी तो अपने सिद्ध कर पाएंगे कि ये अप्रीमिय है। समझा ये बात। तो क्या करना है, इसको गलत सिद्ध करना, तो अपने को ये प्रूव करना जरूरी है कि अप्रीमिय संख्या प्रीमिय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले एक साइड में अप्रीमिय बनाना पड़ेगा और एक साइड में प्रीमिय बनाना पड़ेगा। तो लॉजिक समझ में आ गया आपके। तो अपने क्या किया, एक अनरूटेड को यहाँ रख लिया और बाकी दूसरे को लेके दूसरी साइड में। अब देखो भाई, तो मैंने √5 को यहाँ रखा है, √2 को मैं ले गया इस साइड में, तो मेरे पास बना √5 बराबर a बटा b माइनस √2। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, दोनों तरफ मैंने कर दिया वर्ग। क्या कर दिया जी, वर्ग। और वर्ग क्यों किया, ये आपको पिछले क्वेश्चन में पता लग गया कि इसका अंडर अपने क्या करना है, हटाना है। देखो जी, √5 की स्क्वायर बराबर a बटा v माइनस √2 की स्क्वायर। तो √5 की स्क्वायर क्या है भाई, 5। और ये फॉर्मूला बनेगा किसका, a माइनस बी की स्क्वायर का। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, a बटा b, तो यहाँ हो गया a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, -2 का 2 आ गया। अब a की वैल्यू कितनी है भाई,
ए बटा बी, और बी की वैल्यू कितनी है √2, तो ये होगा -2 √2 ए बटा बी, और लास्ट वाला है बी की स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे √2 थी, कितना आ गया √2 की स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है 5 का 5 आ गया बराबर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर -2 √2 ए बटा बी, और प्लस में √2 की स्क्वायर क्या होगी भाई 2, समझी बात। तो 5 बराबर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर -2 √2 ए बटा बी प्लस बी यानी कि √2 की स्क्वायर कितना आएगा 2, ये मैंने पीछे करवाया, जैसे √5 गुणा √5 क्या हुआ था 5, वैसे √2 गुणा √2 क्या होगा भाई 2। अब क्या करते हैं देखो, अब ध्यान से देखो, इतना स्टेप करने के बाद में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सारी संख्याएं प्रीमिय हो चुकी है, 5 भी प्रीमिय है, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर भी प्रीमिय है, और 2 भी प्रीमिय है, लेकिन ये बीच वाला पार्ट अपने के अंदर क्या है एक √2 वाला आ रहा है, यानी कि इस बीच वाला पार्ट जो √2 वाला पार्ट है ये अप्रीमिय पार्ट है अपना। तो इस अप्रीमिय पार्ट को एक तरफ रखो, बाकी सारी संख्याएं क्या ले जाओ एक तरफ ले जाओ। देखो भाई, तो पहले अपने इसको प्लस का किया, तो माइनस का 2 √2 ए बटा बी इधर किसका हो जाएगा भाई प्लस का, तो हो गया 5 + 2 √2 ए बटा बी, तो इधर क्या बच गया ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, प्लस में क्या बच गया 2। अब थोड़ा साफ कर देते हैं इसको हल्का सा, देखो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई अपने पास में। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर अपने क्या रखना है अकेला √2 वाला पार्ट, तो मैंने अकेला यहाँ पे लिखा 2 √2 ए बटा बी, और बाकी को ले गया इस साइड में, तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस 2 - 5। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर -3, क्योंकि माइनस के 5 प्लस के 2 कितना आएंगे -3। अब देखो भाई 2 √2 ए बटा बी, और बराबर आ गया ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर -3, और इसका मैं लघुत्तम लिया तो कितना है मेरे पास में लघुत्तम आ गया बी स्क्वायर, ऊपर बच गया बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा ए स्क्वायर, और यहाँ एक का भाग दिया बी स्क्वायर में आया बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की गुणा की जब 3 से तो कितना आया 3 बी स्क्वायर, तो ये अपने पास में आ गया ए स्क्वायर -3 बी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। तो अब देखो √2 की वैल्यू देखो, अपने को क्या रखना है यहाँ पे, सारा तो प्रीमिय नहीं है ना, इसमें 2 प्रीमिय है, ए बटा बी भी क्या है प्रीमिय है, तो अकेला √2 की संख्या को अपने यहाँ रख लिया, बाकी वो उठा के ले गए इस साइड में। देखो भाई, तो ए स्क्वायर -3 बी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर गुणा में ये बटा वाला बी इधर आके गुणा में चला गया, और गुणा में जो 2a था, देखो यहाँ पे गुणा में क्या था भाई 2a, देखो 2 गुणा में है, ए भी गुणा में है, लेकिन बी क्या है भाग में है, तो भाग वाला बी किधर आ गया गुणा में, और गुणा वाले दोनों संख्या कहाँ आ गई भाग में। देखो तो ए स्क्वायर -3 बी स्क्वायर क्या बन गया ऊपर ए स्क्वायर -3 बी स्क्वायर गुणा में कौन आ गया बी, और बटा में क्या बन गया बी स्क्वायर गुणा में 2a, तो एक बी से एक बी कट गया, तो कितना बच गया अभी ए स्क्वायर -3 बी स्क्वायर बटा में बच गया 2a बी। कहने का मतलब क्या है कि √2 बराबर आ गया ए स्क्वायर -3 बी स्क्वायर बटा में 2a बी। लेकिन ये तो भाई साहब अब आपको समझ में आ गई हुई कहानी, जो मैंने ऊपर तक लेके चला हूँ, मैं कुछ नहीं किया, ये इतनी बड़ी गणना आपने देखी क्या किया, मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया है और √2 की तरफ लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 क्या एक अप्रीमिय है, लेकिन इधर वाली संख्या क्या है एक प्रीमिय संख्या है, तो अप्रीमिय तो प्रीमिय के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब अपने शुरू में कथन जो माना वो क्या है गलत माना है, यानी कि अपने शुरू में क्या माना था कि √2 + √5 क्या एक प्रीमिय संख्या है, यानी कि ये तो गलत मान लिया, क्योंकि अगर ऐसा माने तो अपने पास में संख्या कथन है वो बिल्कुल सही नहीं आ रहा। तो अतः क्या हुआ कि ये प्रीमिय संख्या है वो अप्रीमिय संख्या है, अतः विरोधाभास की स्थिति में क्या हुआ हमारी कल्पना गलत है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो √2 + √5 है वो क्या है एक अप्रीमिय संख्या है। अब एक बार और देख लो, देखो आप थोड़ा सा लेंथी होगा ना, थोड़ा दिमाग से निकल जाएगी चीज़। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले अपने क्या मानेंगे कि जो संख्या दी है उसको क्या मान लो प्रीमिय संख्या, उसको प्रीमिय संख्या के बराबर रखा, एक अनरूट को एक तरफ रखो, दूसरे को अपने क्या ले जाओ दूसरी साइड ले जाओ। उसके बाद क्या करना उनका वर्क करना है, वर्क करने के बाद में जब आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक अनरूट वाली संख्या बचेगी, बाकी सारे के सारे अनरूट हट जाएंगे। और जब ऐसा हो तो उस अनरूट वाली संख्या को आप एक तरफ रखो, बाकी को ले जाओ दूसरी साइड में। ठीक है, ऐसा करने पर अकेला अनरूट बचेगा एक साइड में, और बाकी जो प्रीमिय संख्या का रूप बनेगा एक साइड में, जो कि बराबर कभी नहीं होगा। तो उसमें विरोधाभास की स्थिति होगी, तब आपका ये परिकल्पना गलत हो जाएगी और सिद्ध हो जाएगा कि √2 + √5 क्या एक अप्रीमिय संख्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 2 में से 2-2 नंबर के आ सकते हैं वो मैंने सारे के सारे आपको मेथड वाइज यहाँ पे करवा दिए हैं। अब इनको आप दोबारा कीजिए, इनके जैसे जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको आप करके देखिए। उन एग्जाम्पलों में आपके जो चैप्टर हैं उन चैप्टरों के अंदर आने वाले क्वेश्चनों में किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो,
कोई भी समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि अगला जो अपना नेक्स्ट वीडियो है वो अपना डाउट का जब बनाएं तब आप सबके डाउट क्लियर हो जाएं। एक और बात कि जब इस वीडियो को देखें उससे पहले पार्ट 1 को देखना है, मैंने आपको बताया है। पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट अपने के अंदर इस पूरे के पूरे चैप्टर को क्लियर करवाया है, और दोनों पार्टों को क्लियर करने के बाद में आपके टोटल 2 और 1 3 मार्क्स का अपना ये काम हो चुका है। इससे पहले अपने वैदिक मैथ किया था, उसमें अपने 4 नंबर का काम हुआ था, और इसमें अपना हो चुका है जी 3 नंबर का काम। तो कहने का मतलब क्या, टोटल मार्क्स कितने हो गए भाई, 7 मार्क्स। तो 7 नंबर अपने 80 में से किसी भी हालात में कटने नहीं चाहिए इन दोनों चैप्टरों के, है ना, टोटल मिला के नहीं, इन दोनों चैप्टरों के 7 नंबर। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि भाई हमारे दोनों चैप्टरों में से 7 नंबर पक्के नहीं हो रहे, हमें कहीं ना कहीं कोई डाउट आ रहा है, या कोई ना कोई क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, या इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा हार्ड फील हो रहा है, ये हमें थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही है, तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि अपने उसको थोड़ा सा आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। और नहीं, आप क्या करना है, आपको इस वीडियो को दोबारा बार बार देखना है बैक करके, ताकि आपको चीज़ें दोबारा से रिमाइंड होती रहे और समझ आती रहे। तो अब तक साल बहुत बड़ा है, और जिन बच्चों के जो इस साल वालों के +2 का जो 10th का पेपर अब तक हुआ नहीं अपने मैथ का, तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 7 नंबर का काम करवा दिया, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जब तक लॉकडाउन खुलेगा तब तक मैं आपको पास मार्किंग तो कंप्लीट करवा ही चुका हूँ 20 नंबर का। तो जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देख रहे वो वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी बच्चे आपके सहपाठी हैं वो इसका फ़ायदा उठा सके। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट लगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मुझे ज़रूर भेजें, क्योंकि इससे क्या होता है कि चैप्टर को क्लियर, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा रट्टा मार के या फॉर्मूले रट के इस चैप्टर को क्लियर करे। उसको एक एक चीज़ की बेसिक नाड़ पता होनी चाहिए कि भाई हाँ ये चीज़ें ऐसे आ रही है तो क्यों आ रही है, अपने को वहाँ तक काम करना है, ठीक है। और मैथ को एक ईजी पार्ट के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। तो आई होप आप जो मैं कह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। प्रश्नावली 2 में किसी भी प्रकार का कोई समस्या आपको हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं एक वीडियो ज़रूर डालूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।